देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आसान है। फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अब देखो कंपनी का हम लोग नॉर्मली ये सब बात कंपनी पे करते हैं, तो कंपनी के केस में तो ट्रेडिंग पीएल नहीं होता है, होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। उसी के अंदर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग का आइटम होता है, पीएल का आइटम होता है, सब इंक्लूडेड होता है। ये हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर कर रहे थे कंपनी का, जैसे करके फॉर्मेट में बनना चाहिए सीपीसीएफडी हो, तो वहां पर ये चीज मैंने बता रखा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, काफी सारा चीज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है फोरकास्ट करना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो फोरकास्ट का मतलब तो पता है सभी को। फोरकास्ट जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, कि आज बारिश होगा कि धूप निकलेगा, वैसे ही हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फोरकास्ट करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फोरकास्ट का मतलब यही हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे वेदर फोरकास्ट जो करता है वो उनको पता होता है ना कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास कुछ होता है, फिर उनके पास उनका जो नॉलेज है, जो मतलब उनको पता होता है कि भाई ये होने से ऐसे होता है, तो वो अपने नॉलेज को काम में लगा के बोल सकते हैं। वैसे ही हम लोग तो और वेदर फोरकास्ट करेंगे नहीं, तो हम लोग जो है अकाउंट्स के हैं, तो फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फोरकास्ट करने का मतलब है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, हमारा बैलेंस शीट क्या होगा फ्यूचर में, हम लोग का जो ट्रेडिंग पीएल है वो क्या दिखेगा, कैश फ्लो क्या दिखेगा, या फिर फ्यूचर में हम लोग का जो है क्या बोलते हैं उसे, फंड फ्लो, इस तरीके का चीज। तो ये क्या दिखेगा उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग को मेन चार वर्ड जो है वो पता होना चाहिए, तो वो एक बार हम बता देते हैं। तो फोरकास्ट का मतलब क्या है, देखो फोरकास्ट का मतलब है a probable event, प्रोबेबल इसलिए क्योंकि जरूरी तो नहीं है जो सोच रहे हैं वही होगा। जैसे कभी कभी बोल देता है ना कि ऐसे लो प्रेशर आया है, ये इतना बारिश होगा, नहीं होता है क्योंकि दूसरे जगह पे चला जाता है। तो फिर ऐसा होता है ना कि जो बोले वो हो एकदम, कि थोड़ी इंसान है हम लोग, ठीक है, भगवान तो है नहीं कि जो बोलेंगे वही हो। तो अब क्या होता है, कभी कभी फोरकास्ट हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, आसपास हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए ये प्रोबेबल इवेंट है, ठीक है। वेयर इन द बिजनेस in the where in the business is likely headed, ब्रैकेट में लिख दो, estimate of what is likely to happen, estimate of what is likely to happen, मतलब क्या होने वाला है उसको लेके जब हम लोग सोचते हैं तो वही हम लोग का फोरकास्ट कहना है, ठीक है। फिर एक टर्म पढ़ना है हम लोग को, बजट, ठीक है। तो बजट का मतलब क्या होता है, देखो फोरकास्ट के बाद ही बजट आता है, तो बजट और फोरकास्ट हम लिखने के पहले थोड़ा ऐसे बता देते हैं। देखो फोरकास्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास करंट इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। और बजट का मतलब हो गया कि हम लोग का जो भी प्लान है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग का क्या होगा, प्लान के हिसाब से हम लोग का क्या दिखेगा हमें वो। जैसे कि मान लो कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस साल इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लाइक देखो अब बजट में क्या है ना, बजट में हमें मेजरमेंट हमेशा रुपीज में बोलना चाहिए। अब रुपीज का मतलब देखो परसेंटेज में भी बोल सकते हो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमें ना, हमारा प्लान है इस बार कि हम लोग 20% प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बजट। तो फोरकास्ट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बजट कर सकते हैं।
पास्ट डेटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट डेटा जो है उससे हम लोग जो है हमारा प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो भी करंट इंफॉर्मेशन दिख रहा है उससे हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई जो दिख रहा है उससे तो पता चल रहा है कि फ्यूचर में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हम लोग के प्लान के ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो है अपना बजट बना सकते हैं। तो बजट का मतलब हो जाता है फ्यूचर फाइनेंशियल टारगेट और गोल, कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, मुझे इतना सेल करना है, या फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा करना है। तो फ्यूचर फाइनेंशियल टारगेट और गोल विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द फोरकास्ट, ठीक है। तो बजट का मतलब हो गया, बजट का मतलब हो जाता है कि फ्यूचर फाइनेंशियल टारगेट और गोल। तो जो भी हम लोग प्लान करते हैं, जैसे तुम लोग प्लान कर सकते हो कि भाई हम लोग ये वाला चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे करके एग्जाम आता है तो फिर प्लानिंग तो कुछ करना पड़ता है ना, कि भाई इतने दिन में ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। तो ये हो जाता है हम लोग का टारगेट या गोल, ठीक है। अब अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते उससे हम लोग का एफिशिएंसी पता चलता है, ठीक है। तो फ्यूचर फाइनेंशियल, अब ये है फाइनेंशियल टारगेट या गोल, ठीक है, ये पढ़ने का नहीं है। फाइनेंशियल टारगेट या गोल विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द फोरकास्ट। तो ये फोरकास्ट से इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फोरकास्ट का मतलब जैसे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग का बैलेंस शीट इस बार ऐसे दिखेगा, या फिर हम लोग इतना प्रॉफिट जो है कमा लेंगे ऐसा लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई इतना प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे 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 चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग फोरकास्ट कर सकते हो कि मुझे इतना परसेंट मिल जाएगा, फिर उस परसेंट को पाने के लिए अपना एक प्लानिंग बना सकते हो। आप प्लान एग्जीक्यूट तो कर लिया, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फोरकास्ट के साथ वो इक्वल नहीं होगा। अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट कर लियो तो जो फोरकास्ट किया था वही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो प्रोजेक्शन को ही हम लोग ब्रॉडर फॉर्म में फोरकास्ट बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि छोटे छोटे चीजों का फोरकास्ट, जैसे सेल फोरकास्ट, एडवर्टाइजमेंट का फोरकास्ट, ठीक है। उसके बाद मान लो कि कितने क्वांटिटी का प्रोड्यूस करोगे उसका फोरकास्ट, कितना रॉ मटेरियल खरीदोगे उसका फोरकास्ट। तो ये सारी चीजों को मिला के तो हम लोग का फाइनेंशियल फोरकास्ट होगा, क्योंकि अकेले सेल से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता है, अकेले रॉ मटेरियल से नहीं बनता है, अकेले लेबर कॉस्ट से नहीं बनता है। तो हर एक चीज का छोटा छोटा जो फोरकास्ट हम लोग बना रहे हैं उसको, वो होता है प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब सिंगल सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे जब फोरकास्ट होगा तो वो प्रोजेक्शन होता है। अब जब सारे प्रोजेक्शन मिलके एक साथ हम लोग एड ऑन कर देंगे तो हमारा जो टोटल प्रोजेक्शन निकल के आता है उसी को हम लोग फोरकास्ट बोलते हैं। मतलब फोरकास्ट इसी का ब्रॉडर फॉर्म हो गया प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन का मतलब लिख सकते हैं ए ब्लूप्रिंट ऑफ looking business options in answer to what would happen if ठीक है। इफ डॉट डॉट मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन। अच्छा, इसके बाद लिखो प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा इस टर्म का मतलब क्या है, प्रोफॉर्मा का मतलब है कि हम लोग का फ्यूचर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जो हमारे पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है उसको हम लोग प्रोफॉर्मा बोलते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ ए फ्यूचर ट्रांजैक्शन ऑन पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट, पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इम्पैक्ट आएगा हमारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन का, उस टर्म को बोला जाता है प्रोफॉर्मा, ठीक है।
अच्छा, ये चार टर्म जो है हमें पता होना चाहिए, तो ये एक बार लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोरकास्ट और बजट का डिफरेंस, वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते। फोरकास्ट और बजट का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट एंड बजट। फोरकास्ट, बजट। सबसे पहले मीन, ठीक है, ये बेसिस लिख दिया। तो मीनिंग का मतलब जो भी बताया कि फोरकास्ट का मतलब क्या है, कि हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो हो सकता है एस्टिमेट करेंगे ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट। और बजट का मतलब होता है जो प्लान हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये है मियर एस्टिमेट ऑफ, एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन। क्या हो सकता है इसका अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट। और बजट हो जाएगा shows that policy and program to be followed in future period under planned condition। तो बजट का मतलब क्या है, कि बजट का मतलब शोज दैट पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड। तो प्लान है ना बजट की, हमें ये पॉलिसी जो भी हम लोगों ने लिया, जैसे पढ़ाई की आप, मैंने बोला कि तुम लोगों ने ये पॉलिसी लिया कि इस चैप्टर को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, या फिर इसको जस्ट ऐसे गो थ्रू कर लोगे, ये ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है, या फिर ये ज्यादा याद है। तो इस तरीके से तो हम लोग प्लान करते हैं ना। तो वैसे शोज दैट पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड इन फ्यूचर पीरियड अंडर प्लान कंडीशन। तो बजट का मतलब ये हो गया कि जो प्लानिंग किया है उस प्लानिंग के आधार पे जो भी मतलब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी पॉलिसी या प्रोग्राम रखा है उसको हमें फ्यूचर में फॉलो करना है, ठीक है, तो ही हम लोग अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बजट का मतलब होता है प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए हम लोग पॉलिसी या प्रोग्राम फॉलो करेंगे फ्यूचर पीरियड में उस प्लानिंग कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ इवेंट। तो ये कैसा इवेंट है, तो फोरकास्ट प्रोबेबल इवेंट। प्रोबेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बजट जो है वो प्रोपोज्ड इवेंट होता है, कि हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे। जैसे कि देखो, अगर तुम लोगों ने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी तो प्रोबेबल इवेंट होता है ना, कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। तो जैसे इसको अगर हम तुम लोग के पढ़ाई के साथ ही रिलेट करके बताएं, तो फोरकास्ट कर रहे हो कि मुझे इतना परसेंट मिल जाएगा, तो वो प्रोबेबल है, देखो उससे कम ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। और बजट का मतलब प्लान कर रहे हो तो प्रोपोज्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ने के बारे में तो देखो, किसको प्रपोज करोगे, खुद को ही करोगे भाई ऐसा 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 करना है मुझे, ठीक है। तो वो हो जाता है, बजट जो है वो प्रोपोज्ड इवेंट होता है, और ये जो है प्रोबेबल इवेंट होता है। टूल ऑफ कंट्रोल, कौन सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सा कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो बजट हमारे कंट्रोल में, क्योंकि हमारा प्लानिंग है। देखो हमने ये 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, ये तो हमारा प्लानिंग है ना, तो ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो सोचा है उसके हिसाब से चाहे तो चल सकते हैं। अब वो हम लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो अलग चीज है। मतलब कुछ नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन हो सकता है कि जिस वजह से हम लोगों ने जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर भी प्लानिंग में हमारा कंट्रोल काफी ज्यादा है, हम लोग कंट्रोल चाहे तो कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जैसे जिसको हम लोग अकाउंट्स या कॉस्ट जिसमें भी बोलो, नॉर्मल या एबनॉर्मल बोल सकते हैं। देखो नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने सोचा था कि ये चीज पढ़ लोगे, ये कर लोगे, बट मान लो कि ऐसा ही कोई मतलब सिचुएशन, जैसे नॉर्मल सिचुएशन का मतलब, जैसे देखो सोचा था 3 घंटा पढ़ोगे, अब बीच में ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना, तो मान लो कि भूख लग रहा है, तो
कुछ टाइम तो चला जाएगा। अब 3 घंटा देखे, फिर 2 घंटा 45 मिनट ही पढ़ पाए, 15 मिनट थोड़ा इधर उधर में चला गया, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन सोचा तुम लोग 3 घंटा पढ़ोगे, अब 1 घंटा बैठ के स्क्रीनिंग कर लिया, वो तो अब नॉर्मल हो गया, ठीक है, वो तो नहीं करना चाहिए था। तो कंट्रोलिंग जरूर होता है बजट पे, बाकी हमारा ऊपर है कि हम लोग उसे कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। नॉर्मल चीजों को तो रोक नहीं सकते, जैसे भूख लग गया तो खाना खाने उठोगे, वो तो नॉर्मल बात है, ठीक है, उसके वजह से जो हैम्पर होता है वो नॉर्मल है, लेकिन एब नॉर्मल रीजन से हैम्पर नहीं होना चाहिए। लेकिन फोरकास्ट पे हमारा कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना कि काम करो फल का इच्छा मत करो, तो ये वही है। देखो तुम लोग पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अब कितना परसेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तुम लोग के हाथ में नहीं है, ठीक है। तुम लोग अपना 100% दो। अब देखो कि जो मतलब मेहनत है जितना कर रहे हो उसके बिहाफ में कितना मिल रहा है, ठीक है। कभी कभार होता है हम लोग अपने मेहनत पे खुश होते हैं कि भाई हाँ जो किया उतना मिल गया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है इतना तो लिखा ही नहीं था, इससे ज्यादा ही मिल गया। और कभी हमें ऐसा लगता है कि और मिलना चाहिए था, भाई इतना कम क्यों है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे तो मुझे पता है, ऐसा लगता है कि भाई ये 5 में ना मुझे 2 क्यों दिया, ये कम से कम मुझे 4 मिलना चाहिए था। कभी कभी हमें लगता है कि 5 में 4 दे दिया, मुझे तो लगा था इसमें 1 मिलेगा। तो इसका देखो ये जो कंट्रोलिंग है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कंट्रोलिंग हमारा नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब फोरकास्ट है उस पे हम लोग फोरकास्ट तो कर सकते बट उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बजट को हम लोग कंट्रोल कर सकते। फिर यहाँ पर लिखेंगे बेस। बेस ये किस बेसिस पे होता है, तो इट इज ए प्रीलिमिनरी स्टेप। प्रीलिमिनरी का मतलब पहला, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना, जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका पहला पहला जो भी खर्चा होता है उससे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वैसे प्रीलिमिनरी स्टेप और बेस फॉर बजटिंग, तो बजट के पहले ही हमेशा ये हो। देखो जब तक तुम लोग ये नहीं सोचोगे कि कितना टारगेट रख रहे हो कि मुझे इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से प्लान करोगे ना। अगर सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ पास होने से मतलब है, तो फिर मेहनत उस तरीके से करोगे प्लानिंग कि भाई मुझे 10-10 घंटा नहीं पढ़ना है, मुझे कौन सा रैंक वैंक करना है, ठीक है, मुझे बस इतना ही करना है, ठीक है, हो सकता है। तो फिर हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं हमें इतना करना है, तो हमारा प्लानिंग उस तरीके से हो जाएगा कि हमें फिर रात दिन पढ़ के मेहनत करके कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज वही हो गया। तो इट इज प्रिलिमिनरी स्टेप और बेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग कैसे होगा वो तो फोरकास्ट, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है भाई मुझे ना 10% ही इस साल प्रॉफिट टारगेट है, तो वो 10% जैसा मेहनत करेगा। फिर बोलेगा नेक्स्ट ईयर 15%, तो वैसा मेहनत करेगा, नॉर्मल बात है। फिर बोलेगा 20%, तो वैसा मेहनत करेगा। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग तो बाद में होगा ना, पहले तो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, पहले तो हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा, तो ही हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे फोरकास्ट। फोरकास्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू बजट। कन्वर्टेड इनटू बजट मतलब जो फोरकास्ट किया है उसी को हम लोग बाद में अपना प्लानिंग बना लेते हैं और उसी हिसाब से चलेंगे। फिर हायरार्की। इट एंड्स विथ फोरकास्ट ऑफ likely events. It begins when forecasting ends. So, देखो तो ये वाला बता देता है हायरार्की जो है, तो इसमें बोला है देखो कि इट एंड्स विथ फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट्स, मतलब जो चीज हम लोग चाह रहे हैं कि हो, ठीक है, उसका फोरकास्ट करते ही फोरकास्टिंग कंप्लीट हो गया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फोरकास्ट जैसे ही कंप्लीट हो गया तो अब उस चीज को एग्जीक्यूट, देखो हम मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलने से तो मेरे हम बोलेंगे मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे 5-6 घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है।
तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बैठे बिठाए थोड़ी ना मेरे पास कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आ सकता, किसी के पास भी नहीं आ सकता। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा मुझे इतना सेल चाहिए, मेरा आज 5 ब्रांच है, मुझे 5 ब्रांच पे इतना 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 सेल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को तो सेल चाहिए, तो कुछ करना पड़ेगा ना, बैठ के तो सेल नहीं हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम लोग इतने में बेचते हैं, तो किसी तरीके से लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट करंट जो सिनेरियो है, जैसे ऑनलाइन वगैरह, ये सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, इट एंड्स विद फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट्स, और उसके बाद हमें इट बिगिंस व्हेन फोरकास्टिंग एंड्स, क्योंकि फोरकास्ट खत्म होते ही प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो सोच रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। और इसका स्कोप जो है ये है वाइडर, और इसका स्कोप जो है ये है लिमिटेड, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि फोरकास्ट तो वाइडर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो तो अच्छा है, ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। हम लोग इतना सेल करेंगे, हम लोग इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम लोग इतना जो है लेबर को पेमेंट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इस तरीके से हम लोग इतना डेटर क्रिएट करेंगे, इस तरीके से कि इतना सेल हो जाए। और यहाँ पर लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक प्लान या जो है एक स्पेसिफिक पीरियोडिक प्लान पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लानिंग होगा, तो इसका स्कोप वहां तक ही है, इससे ज्यादा तो इसका कोई स्कोप है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्कोप वाइडर हो गया, इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम एक यहाँ पर इतना कुछ बोला, तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे हम लोग ये फोरकास्ट और बजट को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई वैसा मुश्किल वाला बात नहीं है, तो ये फिर भी लिख लो। सपोज ए कंपनी सेल्स 1000 यूनिट पर मंथ, ठीक है, ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब इस पे फोरकास्ट क्या हो सकता है, और इस पे जो है हम लोग का बजट क्या हो सकता है। तो फोरकास्ट ऐसा हो सकता है, बेस्ड ऑन market condition, we are likely to sell 1200 units next month, ठीक है। तो देखो, करेंटली हम लोग कितना सेल कर लेते हैं, 1000 यूनिट पर मंथ कर दो, ठीक है। मैंने पर एनम लिख दिया क्योंकि ये मैंने एग्जांपल मंथली रख दिया है, ठीक है। तो पर मंथ हम लोग अभी 1000 यूनिट सेल करते हैं, लेकिन मार्केट में हम लोग का प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा है, इसीलिए तो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट मंथ से 1200 यूनिट सेल कर सकते हैं, मतलब बिकेगा, ऐसा हमारा मतलब प्रोबेबल है कि बिकेगा, ठीक है। अब नहीं भी बिक सकता है, बट कोई भी चीज बोलने के पहले कुछ कंडीशन के बेसिस पे ही हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर मान लो अच्छा नहीं बिक रहा है प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, तो फिर मार्केट में इसका डिमांड नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड है तो ज्यादा बिकेगा। आज लग रहा है 1000 यूनिट बिकेगा, तो फिर धीरे धीरे कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड करके बेचती है कि हाँ भाई मेरा सेल बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो वही लिखा हुआ था ना, ये एस्टिमेट है कि क्या हो सकता है। या फिर यहाँ पर तुम लोग अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये डेफिनेशन को भी अच्छे से रिलेट कर पाओ। प्रोबेबल इवेंट वेयर इन द बिजनेस इज लाइकली हेडेड एस्टिमेट व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ठीक है। तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से ना 1200 यूनिट करके हम लोग सेल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये चीज फिर क्या हो गया, ये हो गया दिस इज सिंपली एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट मे हैपन। और इसी का अगर हम लोग बजट सोचें इसी एग्जांपल से, तो बजट कैसे बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट मंथ द कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस एंड सेल 1200 यूनिट विथ ए सेल्स टारगेट ऑफ रुपीज 12 लाख,
ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे 1200 यूनिट पर मंथ बेचना है तो उसके हिसाब से तो प्लानिंग भी करना पड़ेगा, बेचेंगे बोलने से तो नहीं होगा, फिर प्रोडक्शन भी तो उतना ही करना पड़ेगा। तो वही लिख दिया कि नेक्स्ट मंथ द कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस एंड सेल 1200 यूनिट विद अ सेल्स टारगेट ऑफ 12 लाख। तो इन्होंने प्लानिंग क्या किया है कि हम लोग 12 लाख का सेल करेंगे, उसके लिए हमें 1200 यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। और हम लोगों ने फोरकास्ट भी वही किया था मार्केट कंडीशन पे कि अब से ना 1200 पर मंथ करके बिक जाएगा। तो फिर प्लानिंग क्या होना चाहिए, 1200 कैसे प्रोड्यूस करें उसका प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दिस इज ए प्लान टारगेट एंड कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल। ठीक है। बजट बनाने से ना हम लोग का सारा चीज कंट्रोल में रहता है। जैसे कि देखो, हम एक एग्जांपल देते हैं। तुम लोग मान लो कहीं पर जो है टूर करना चाहते हो, ठीक है, घूमने जाना चाहते हो, उसका प्लानिंग कर रहे हो। अगर तुम लोग प्लानिंग करके लिख के लेके जाओगे ना, तो तुम लोग के पास ना पूरा डिटेल्स रहेगा कि हाँ मैंने या जो मतलब कोलकाता से जो सफर स्टार्ट किया, जहां तक घूमने गए, कहीं पर भी जाओ, ठीक है, तो उसका एक प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग होने से तुम लोग का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर हम ये जगह जाए तो यहाँ पर क्या खर्चा हो सकता है, होटल का क्या खर्चा हो सकता है, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, उसका टिकट का क्या रेट है, क्या नहीं है। तो प्लान प्लान ठीक है। तो प्लान करने से कंट्रोल रहेगा। तो अगर हम लोग प्लान करेंगे तो ये पता चलेगा ना कि पर हेड, जैसे मान लो पर हेड कितना कितना खर्चा पड़ेगा, कहीं घूमने जा रहे हो कि तो पर हेड 5000 करके होगा, पर हेड 10,000 करके होगा। तो वो कैसे पता करोगे पर हेड कितना करके होगा, उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये जगह जाएंगे, ये चीज हम लोग करेंगे, ये सब विजिट करेंगे, टूर करेंगे, तो जो भी है तो इतना इतना खर्चा होके टोटल इतना डिवाइडेड बाय जितने लोग जा रहे हैं। इससे अगर ज्यादा खर्चा हो गया, मान लो लगा था पर हेड 10,000 करके खर्चा पड़ेगा, लेकिन वो 10,000 से 8,000 हो गया, या फिर 10,000 से 12,000 हो गया, तो वो तो तभी पता कर पाओगे ना अगर तुम्हारे पास बजट है, प्लान है, तो वही तो देख के पता कर पाओगे कि सोचा था इतना। तो देखो, जैसे ही सोचा कि 5,000 करके पर हेड खर्चा होगा, तो मान लो 10 जन जा रहे हो तो 5,000 करके पहले जमा किए, 50,000 हुआ। अब फिर घूमने गए, अब देखो कि वो 50,000 कोई एक जन मैनेज कर रहा होगा। अब उसमें से क्या बचा, ज्यादा बचा कि कम बचा, ठीक है, तो उसके हिसाब से कंट्रोलिंग कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ प्लानिंग ही नहीं है, लेके पैसा चले, ठीक है, तो फिर कैसे पता करोगे ज्यादा हुआ कि कम। ठीक है। तो बजट करके तो चलना पड़ता है। ठीक है। अब ये घूमने का बात नहीं है, देखो बिजनेस का बात है। तो बजट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा क्या इन्वेस्ट किया, क्या खर्चा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो जरूरी। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेन कंसेप्ट कि बजटिंग क्या होता है और फोरकास्टिंग क्या होता है। अब इस पे हम लोग का क्वेश्चन कैसा होता है, तो देखो क्वेश्चन काफी आसान होता है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये वाला कैसा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्या बोला है, बोल रहा है you are the company secretary of DP Limited and assigned task of profitability projection of different scenarios based on historical data provided। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब ही फोरकास्टिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। प्रोजेक्शन का मतलब हो जाता है कि ओवरऑल फोरकास्ट, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम लोग उसका प्रोबेबल सिचुएशन बताने का कोशिश करते हैं तो वो फोरकास्ट। लेकिन उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का छोटा छोटा एलिमेंट का जब हम लोग प्रोबेबल सिचुएशन बताते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है। अब देखो डिफरेंट सिनेरियोज, इसीलिए बोला है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि हमेशा फोरकास्टिंग पास्ट डेटा के बेसिस पे करना पड़ता है। जैसे देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर बोला कि 1,000 यूनिट बेचता था, अब बोल रहा है 1,200 यूनिट बेचेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट कंडीशन हमें इस चीज के लिए अलाउ कर रहा है सोचने के लिए कि हाँ 1,200 यूनिट सोल्ड आउट हो सकता है, तभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है। तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम लोग ये चीज सोच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सारा इन करोड़ में दिया हुआ है। बोल रहे रेवेन्यू मतलब सेल होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ सेल है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, क्योंकि फोरकास्ट का डेटा हम लोग को बनाने के लिए देगा कि फोरकास्ट का डेटा बना के दो, ये अगर हिस्टोरिकल डेटा है उससे। तो वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल, तो इसका 60% करने से 1,200 सॉरी 120 ही आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 20, डेप्रिसिएशन है 25, टैक्स है 10, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 50, नेट कैश फ्लो है 50। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हिस्टोरिकल डेटा, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। और क्या करने बोला है,
बोल रहा है कि कंपनी इज फोरकास्टिंग दैट सेल्स विल बी इंक्रीज बाय 37.5% अप्रोक्सीमेटली कीपिंग इन द माइंड ऑफ मार्केट मार्केट फॉर क्या forces. अच्छा, whereas the variable cost will be forecasted at 56% of sales. अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है कि इनका फोरकास्टिंग क्या है, बोल रहा है सेल्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 37.5% से, ठीक है। और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, ये भी फोरकास्टेड एट 50% ऑफ सेल। अच्छा, जो पहले 60 था वो 50% ऑफ सेल हो जाएगा। कंपनी इज इन द एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट 15 करोड़, फिक्स्ड कॉस्ट जो पहले 20 था 15 हो जाएगा। ऑन द अदर साइड दैट इज ऑन वर्स सिचुएशन, कंपनी इज फोरकास्टिंग, बोल रहा है कि अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुआ तो कंपनी फोरकास्टिंग दैट सेल्स विल बी curbed by 25% approximately, keeping in the mind of market forces, whereas the variable cost will be forecasted at 65% of sale। बोल रहा है कि अगर बहुत खराब कुछ हुआ तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का 65% हो जाएगा और सेल 25% से कम हो जाएगा। कंपनी इज इन एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट 25 करोड़, और इस सिचुएशन में, ये खराब वाले सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट 25 करोड़ हो जाएगा। इट इज फोरकास्टेड दैट डिप्रिशिएशन रिमेन्स अनचेंज्ड इन केस ऑफ एनी सिनेरियो, चाहे अच्छा वाला हो चाहे बुरा वाला हो, डिप्रिशिएशन हम लोग का अनचेंज्ड यानी 25 ही रहेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एंड टैक्स रेट शैल बी एप्लीकेबल एट 28.57%। तो टैक्स रेट जो है वर्स्ट वाले और जो मतलब बेटर वाला सिनेरियो, दोनों में ही हम लोग का टैक्स रेट इतना होगा, बस इतना बोला है। और हम लोग को क्वेश्चन ये जो है मतलब ये फोरकास्ट जो इन्होंने किया है वो हमें करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें फोरकास्ट बना के दिखाना पड़ेगा, तो हम एक दिखा देते कैसे होगा। आसान है, तुम लोग भी कर सकते हो, मतलब इसके बाद से तुम लोग भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, मेरा हेल्प का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर केस 1 लिख दिया, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, और पूरा क्वेश्चन इन करोड़ में है, तो यहाँ पर इन करोड़ लिख देना पड़ता है, ठीक है। अगर इन थाउजेंड इन करोड़ होता है और हम लोग जीरो यूज नहीं करना चाहते तो जरूर लिखना पड़ता है। पर्टिकुलर्स, हिस्टोरिकल डेटा, ये अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ये वाला कॉलम फिर भी बनाओ, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा। और एक है ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जहां पर हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, और एक हो जाएगा पेसिमिस्टिक। तो प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करके निकालोगे, देखो जैसा टेबल में दिया हुआ है ना वैसे करने से ही हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो देखो सेल से सारे कॉस्ट लेस करने से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर करेंगे, ठीक है। सेल से पहले वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि अलग अलग हमें करके दे दिया है, तो हम लोग सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। फिर कंट्रीब्यूशन से हम लोग सारे फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट को तुम लोग जैसे एफएम में लिखते हो वैसे ही लिख देंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाकी इस क्वेश्चन में शायद इंटरेस्ट नहीं है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वही मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा। फिर टैक्स लेस कर देंगे क्योंकि टैक्स हमें बोला है ना, तो टैक्स लेस कर देंगे। टैक्स लेस करने के बाद आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट, जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स, तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 200 है, मतलब 200 करोड़ है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 200 करोड़ है, और यहाँ पर 37.5% से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 37.5%, तो कितना हो जाएगा। और यहाँ पर बोला था कि कम हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखो तुम कितने से कम होगा, बोला था 25%।
बोलो कितने 1 अभी तक नहीं मैम वो ऑप्टिमिस्टिक वाला 275 है और ये पेसिमिस्टिक वाला 150 होना चाहिए। 275 करो और 150। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये हिस्टोरिकल वाला 60% ऑफ सेल था तो 120, तो यहाँ पर लिख देते हैं 120, ये है 60% ऑफ सेल्स। जैसा जो बोला है बस कर लेना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद है 56% ऑफ सेल्स, ये बात तो चेक करना पड़ेगा। 56% ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर जो सेल्स है उसी के बेसिस पे होगा, और ये वाला शायद इंक्रीमेंट दिखेगा 65% ऑफ सेल। लेस करने से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये तो 80 हो जाएगा। 275 इंटू 56%, 154 माइनस 275, 121, 150 इंटू 65%, 97.5, 52.5, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में दो फिक्स्ड कॉस्ट है, डेप्रिशिएशन है और अदर्स। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अदर्स और डेप्रिशिएशन, मतलब एक का नाम नहीं है, एक का नाम है डेप्रिशिएशन। 20 और यहाँ पर था 15 और इसमें 25, 20 15 25, 20 15 और 25, और डिप्रिशिएशन का बोला था सारे सिनेरियो में सेम रहेगा जैसे पहले रहा, तो 25 25 25। तो ये भी लेस कर देंगे अगर कंट्रीब्यूशन से, तो हम लोग को मिल जाएगा EBIT, जैसे हम लोग लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट इसको हम लोग लिख देंगे EBT, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है। होता तो इंटरेस्ट लेस करने के बाद EBT आता, तो यहाँ जो EBIT है वही EBT है। तो 80 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 35। अच्छा, फिर 121 माइनस 40 है शायद 81, और 52 माइनस 50 मतलब 2.5, ये आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद लेस हो जाएगा टैक्स। टैक्स इसमें है 10, इसका बता दिया है जितना उतना ही लिखना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग 10 लिखेंगे। और बाकी ये दोनों के केस में हम लोग कल 28.57% लेने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये गिवन है, और बाकी एट द रेट ऑफ 28 पॉइंट मतलब 81 इंटू 28.57%। 23.141 है, तो हम दो डिजिट ले लेते हैं, और 2.5 इंटू 28.57, 0.71। पैट आ जाएगा या EAT, जो आप लिख सकते हैं। 25, 81, 57.86।
और ये वाला 1.79। 1.7। तो इसके बाद अगर लिखना चाहे हम लोग, कमेंट करना चाहे, बोला नहीं है लेकिन हम लोग चाहे तो लिख सकते, ये लिख सकते हैं कि हम लोग फोरकास्ट से क्या देख पाएंगे, तो ऐसे लिख सकते। सो इट कैन बी सीन, एक में लिखवा देते, बाकी में तुम लोग अपने से ही लिख पाओगे, ठीक है। तुम क्वेश्चन करवा दो, क्या लिखना है देखो, एक जनरल बात लिखना है। देखो हम लिख रहा है, समझ में आ जाएगा। इट कैन बी सीन फ्रॉम द एबव फोरकास्टिंग that in case of optimistic scenario, company may earn profit rupees 57.86 crore, that is कितना हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये बताओ, कैसे निकालोगे, पहले कितना प्रॉफिट होता था 25 करोड़, अभी कितना हो रहा है 57.86, तो कितना इंक्रीज हो गया 57.86 माइनस 25, तो 32.86 हुआ, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 131.44, मतलब 131%। ठीक है, अब ये कैसे निकला देखो, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हमारा प्रॉफिट हम लोग प्रोजेक्शन मतलब फोरकास्ट किए कि 20, प्रोजेक्शन ही है क्योंकि प्रॉफिट का कर रहा है, तो इतने से इतना हो जाएगा, तो डिफरेंस निकालोगे तो पता चल जाएगा 57.86 हो रहा है 25 करोड़ से बढ़ के, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 32.86, तो 32.86 कितने से बढ़ा, तो 25, तो डिवाइडेड बाय 25 होना चाहिए इंटू 100। ठीक है, तो आउट ऑफ कितना बढ़ रहा है, आउट ऑफ 25, आउट ऑफ इतना थोड़ी ना बढ़ रहा है, इतना अमाउंट जो इंक्रीमेंट है वो आउट ऑफ 25 है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग का 131 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये परसेंटेज में मैंने लिख दिया है 131%। ठीक है, तो इतना परसेंट हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीमेंट होगा against the historical data, against the historical data। ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो के लिए कमेंट। फिर while profitability will be lower projected in worst scenario situation, that is around 1.79 crore, that is decrease in profitability तो कितना परसेंट होगा निकालो, जैसे मैंने सिखाया, तो 25 से 1.79 हो जाएगा, तो कितना कम हो रहा है 25 माइनस 1.79, तो डिक्रीज कितना हो रहा है 23.21। ठीक है, तो आउट ऑफ कितना 25 इंटू 100, तो कितने से डिक्रीज हो जाएगा 92.84, यानी कि 93% अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, या फिर 92.84 भी लिख सकते हो। तो ये एक नॉर्मल सा बात है, देख के बस बताना है कि फोरकास्ट जो हमारा जैसा जिस क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ पर दो सिनेरियो था, कहीं पर एक सिनेरियो भी हो सकता है। तो जो हम लोग का पॉजिटिव सिनेरियो था या ऑप्टिमिस्टिक वाला था, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज निकाल लिया, और जो हम लोग का नेगेटिव सिनेरियो हम लोगों ने रखा था उसमें हम लोग का प्रॉफिट डिक्रीज होने से 93% से डिक्रीज हो जाए, ये चीज बोली।
ठीक है, तो बस इतना ही आसान होता है कि हमें प्रोजेक्शन करके दिखाना पड़ेगा या फोरकास्ट जो भी देगा, जैसे यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोजेक्शन करने बोला है तो हिस्टोरिकल डेटा हमेशा दे देगा, उसके बेसिस पे हमें जैसा जैसा करने बोलेगा हम लोग वैसा कर लेंगे, जितना कम जितना ज्यादा जो भी होता। अब केस टू देखो, केस टू में हम लोग को यहाँ पर क्या करने दिया है, चलो देखो पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल लिमिटेड एट द एंड ऑफ 2022 इज एज फॉलोज एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कैश फ्लो फॉर 2023। तो यहाँ पर हमें फोरकास्ट करके कैश फ्लो बना के देना है, तो दे ही सकता है, क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को याद दिलाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट नहीं होता है, उसमें कैश फ्लो फंड फ्लो ये सब भी आता है, लेकिन मेनली वही होता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ठीक है, तो बोल रहा है कि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, देखो बोल रहा है शेयर कैपिटल ये टी शेप में दिया हुआ है, लेकिन देखो कंपनी का टी शेप में होता नहीं, बाकी दिया है तो रहने दो, बट टी शेप में होता नहीं है। रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, कैश, और इधर दे रखा है अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी, प्रोविजंस, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, मतलब नॉर्मल जो टी शेप में रहता है उस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आसान हो गया, नहीं तो ये सब जो स्टेटमेंट वगैरह देगा फिर उसे पढ़ना पड़ता। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टेड पीएल, तो मतलब फोरकास्ट वाला पीएल कि भाई मेरा इतना हो सकता है फॉर द ईयर 2023 इज गिवन बिलो। अच्छा, हम लोग को कैश फ्लो प्रोजेक्टेड, ये 22 का बैलेंस शीट है, हम लोग को जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाना है, फोरकास्ट करना है कैश फ्लो का, वो 23 का, और इन्होंने 23 का पीएल का फोरकास्ट कर रखा है जिसको प्रोजेक्टेड पीएल बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक एक आइटम को प्रोजेक्टेड बोलेंगे और सारे आइटम मिला के फोरकास्ट होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300, डेप्रिसिएशन 20, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कैसे निकला होगा 400 माइनस 300 100, 100 से 20 लेस करके 80 आ गया। फिर इंटरेस्ट लेस हुआ 20, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60 आ गया, फिर इससे टैक्स लेस हुआ 30, तो पैट आ गया 30, डिविडेंड दिया है इन्होंने 10, तो रिटेन्ड अर्निंग जो कि इक्विटी शेयर होल्डर का पोर्शन होता है वो हो गया 20, तो ये डिविडेंड कौन सा है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, फिर बोल रहा है, अच्छा इनका प्रेफरेंस कैपिटल, शेयर कैपिटल सिर्फ लिखा था, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं लिखा। ठीक है, फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी हैज फोरकास्टेड टू रेज सिक्योर टर्म लोन ऑफ rupees 20 crore and repay of the previous term loan to the extent of 5 crore and increase unsecured loan by rupees 10 crore। अच्छा, हम लोग को कैश फ्लो बनाने दिया है, तो कैश फ्लो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है तुम लोग को। तो अब देखो यहाँ पर ये जो पहला इनका फोरकास्ट है कि हम लोग रेज करेंगे सिक्योर टर्म लोन 20 करोड़ से, रीपे करेंगे प्रीवियस लोन इतना 5 करोड़ तक, और इंक्रीज करेंगे अनसिक्योर्ड लोन इतना। तो ये लोन लेना रीपे करना ये कौन सा एक्टिविटी है, तो अगर तुम लोग को याद है तो कैश फ्लो 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, तो बोलो ये लोन लेना देना ये कौन से एक्टिविटी का पार्ट है, बोलो इतना कैश फ्लो किया कम से कम एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, लोन लेना और देना दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, लेना और देना नहीं, रीपे करना। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसमें हम लोग का कैश इनफ्लो भी होने वाला है, कैश आउटफ्लो भी होने वाला है। जब रीपे करोगे आउटफ्लो होगा, जब जो है लोन ले रहे हो तो इनफ्लो हो जाएगा। इट इज फोरकास्टेड दैट करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस रिमेन अनचेंज्ड, बोल रहा है कि जो लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं होगा। वाइल कंपनी इज प्लानिंग टू बाई फिक्स्ड एसेट और 30 करोड़, तो फिक्स्ड एसेट खरीदना कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, और इसमें कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि परचेज हो रहा है। एंड इंक्रीज द इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल बाय 10 करोड़, तो ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के वहां पर आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके नीचे हम लोग एसेट लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है या चेंजेस होता है वो दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल 10 करोड़ से बढ़ जाएगा, तो हमें कैश फ्लो में से ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए, तो देखो जब मेरा एसेट बढ़ रहा है, रिसीवेबल्स मतलब डेटर, डेटर बढ़ रहा है मतलब डेटर मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो मेरे पास पैसे का इनफ्लो नहीं हुआ, तो माइनस में दिखना चाहिए, ऐसे भी सोच सकते हो। और अगर इसको इन्वेंट्री के हिसाब से सोचोगे तो स्टॉक अगर खरीदा है तो पैसा गया है, तो फिर नेगेटिव सोचो, ये दोनों मिला के 10 करोड़ दिया है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर
देखा जाए तो ये मेरा नेगेटिव में ही आएगा। नहीं, अच्छा अलग अलग दिया, एंड 15 करोड़, अच्छा दोनों केस में ही मेरा नेगेटिव होगा। तो मैंने पहले ये देखा नहीं कि ये दोनों दिया है, बट दोनों का अलग अलग दिया, दोनों केस में ही नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि स्टॉक बढ़ने का मतलब खरीदा है तो पैसा आउटफ्लो हुआ है, डेटर ने पैसा नहीं दिया तो आया तो नहीं है, तो फिर नेगेटिव में दिखेगा। तो इस पे तो देखो कैश फ्लो में हम लोग कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन किए, यहाँ तो क्या ये छोटा छोटा पॉइंट दिया है, ये तो एकदम बच्चों जैसा पॉइंट है। फिर बोल रहे कंपनी इज इन प्रोजेक्शन ऑफ पेइंग डिविडेंड 10 करोड़, तो डिविडेंड पे करना कौन सा एक्टिविटी है? शेयर से रिलेटेड एक्टिविटी है। शेयर्स अगर इशू करते हैं तो फाइनेंसिंग, तो फिर उसके रिगार्डिंग जब डिविडेंड देते हैं तो वो भी हम लोग का कौन सा एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, पैसा चला जाएगा 10 करोड़। एज्यूमिंग अदर एसेट वुड रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट कैश, बोल रहा है कि बाकी सारे एसेट एज इट इज रहेंगे, सिर्फ कैश को छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो नीचे फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है फोरकास्ट का कि ये होगा, उसके हिसाब से हम लोग को इनको एक कैश फ्लो बना के देना है, फोरकास्टेड कैश। ठीक है, चलो बना। कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाएंगे। जब क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोलता है, ऑलवेज फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नहीं होता है। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो में किया हुआ है, अगर भूल गए हो तो एक बार जरूर से देख लेना। सुनो, स्टेटमेंट शोइंग फोरकास्टेड कैश फ्लो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो जो डेटा जरूरत होगा हम बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी कैश फ्लो को और भी अच्छे से याद करने के लिए तुम लोग को फिर से अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्लास देख लेना चाहिए। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना है? तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये देखो दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80, ठीक है। प्रोजेक्टेड जो है पीएल से, उसी से प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाएंगे। तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है हम लोगों ने प्रोजेक्टेड किया है जो कि 80 है। अब ये 80 करोड़ है कि रुपीज 1 लाख है, क्या पता नहीं, इन करोड़, सारा डेटा इन करोड़। 80। अब इसमें ऐड क्या होता है? देखो ऐड होता है, याद है तुम लोग को? चलो दिखाते हैं, एक बार फॉर्मेट दिखा देते हैं। लेकिन तुम लोग को ये सब पढ़ते रहना चाहिए, अगर भूल जा रहे हो तो। मिलेगा तो दिखा देंगे। देखो डेप्रिसिएशन ऐड होता है, लेकिन वो तो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि बाकी कोई डेटा है नहीं, नॉन ट्रेडिंग नॉन ऑपरेटिंग ये सब आइटम था। कहीं मिल जाए तो हम दिखा देते कैश फ्लो, ब्रांच, कैश तो उसी के लिए पता नहीं कौन से नाम से सेव किया। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो दिखने का, छोड़ो, पता नहीं क्या नाम से सेव किया है, मुझे तो याद नहीं। अच्छा, तो देखो, तो अगर थोड़ा भी याद आ रहा है तो देखो हम लोग पीएल में जो है अपना इन एक्सपेंस साइड और इनकम साइड दो
तीन पार्ट एक्सपेंस और इनकम में, दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग था, और नॉन फाइनेंसिंग था, और एक हम लोग का था लास्ट में जो रहता है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह रिसीव कर रहे हैं, तो वो नॉन बिजनेस होता है। तो जो भी नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है यहाँ पर एडलेस होता है, तो ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो सीधा आके डिप्रिशिएशन ही आएगा, बाकी कोई भी पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन हमें कर देना पड़ता है एड बैक, क्योंकि कैश फ्लो बना रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो 20 यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एड बैक, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ भी डेटा नहीं है, अगर वो होता तो हम दिखा देते, ठीक है, पूरा प्रोफॉर्मा मुझे बताना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, बाकी तुम लोग चेक करके देखना कि कोई भी तरीके का आइटम नहीं है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये हो गया हम लोग का ऐड करने के बाद 100। अब यहाँ पर जो है इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा, और इंक्रीज इन रिसीवेबल ये आ जाएगा। तो 10 और 15 था, ये रहा 10 और 15। तो ये हम लोग का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, तो यहीं पर लिख रहे हैं। इसमें आ जाएगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसके बाद तो और कुछ था नहीं, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 शायद, 100 - 25, हाँ 75 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेस हो जाता है टैक्स, तो आ जाएगा नेट टैक्स कितना है 30, तो ये आ जाएगा हम लोग का 45। इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी 45। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये 45 नॉर्मली आउटर में लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने ना दो कॉलम बनाए नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बना लेते हैं, यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो ये नेट कैश फ्लो हुआ है क्योंकि पॉजिटिव आया है, और इन्वेस्टिंग में ये फिक्स्ड एसेट खरीदा है 30 करोड़ का, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, एक ही आइटम है तो ये आउटर में आ जाएगा। या फिर ये लिख के इसके अगेंस्ट में ऐसे 30 लिख के फिर से ये लिखना पड़ेगा, मतलब एक एक डेटा है तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इसीलिए नेगेटिव, तो टोटल में भी यही आ जाएगा, फिर से यहाँ टोटल में भी इधर ही आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फ्लो भी लिख सकते हो, क्योंकि कैश आउटफ्लो भी लिख सकते हो, इसमें इनफ्लो लिख सकते हो, मैंने सिर्फ फ्लो लिखा है, इनफ्लो आउटफ्लो लिखा नहीं है। इनफ्लो आउटफ्लो लिखा जा सकता है, यूज्ड जनरेट ये लिखा जा सकता है, जैसे 45 के केस में जनरेट हुआ है पॉजिटिव आया है, इसमें यूज्ड हुआ है नेगेटिव आया है। तो कैश फ्लो तो हम लोगों ने भर भर के किया है, ठीक है, तो वहां से तुम लोग लैंग्वेज ठीक कर लेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहे हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम जो है यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टिंग के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा लोन टेकन, ये सिक्योर्ड लोन रेज, लोन रेस्ड 20 करोड़, सिक्योर्ड लोन रेस्ड, तो पैसा आएगा 20 करोड़, तो पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद रीपे प्रीवियस 5 करोड़, रीपेड ऑफ लोन, तो ये चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 करोड़। और अनसिक्योर्ड लोन इंक्रीज 10 करोड़, अनसिक्योर्ड
लोन टेकन 10 करो और डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 10 करो, डिविडेंड पेड था, डिविडेंड पेड था, हाँ 10 करो, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्ट था, ये यहाँ पर इंटरेस्ट 20 करो, ठीक है, तो ये भी दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस चीज का, लोन का, तो इंटरेस्ट 20 करो। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 और ये 20 कैंसिल आउट, 10 और 10 कैंसिल आउट, नेगेटिव में 5 आ गया, ठीक है, नेगेटिव में 5 आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ओवरऑल आ जाएगा 45 माइनस 30, मतलब +15, +15 -5 यानी कि 10, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश जेनरेट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैच हो जाना चाहिए क्लोजिंग के साथ। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो प्रीवियस बैलेंस शीट से दिखेगा, ये है 20, तो 20 ऐड करने से यहाँ पर 20 ऐड कर दिया, ये लाइन हट जाएगी, तो ये आ जाएगा हम लोग का 30। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कुछ दिया है तो हम लोग मैच कर सकते, नहीं दिया है तो नहीं कर सकते, नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। एक्सेप्ट कैश, कैश चेंज, नहीं यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिससे हम लोग मैच कर पाए, नॉर्मली जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है तो उसमें कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विटी, ठीक है, तो जैसे हम लोग का बनता है कैश फ्लो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसा डेटा था वैसा बना दिया, अब जरूरी नहीं है कि सभी में ऐसा ही डेटा हो, ठीक है, हो सकता है कि ऑपरेटिंग वाला ये हो जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, तो फॉर्मेट जैसा है उस हिसाब से करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट केस 3, इसमें क्या बोला है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एट द एंड ऑफ 2022 इज एज फॉलोज एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कैश फ्लो, फिर से कैश फ्लो ही फोरकास्ट करने बोला है 2023 का, ये बैलेंस शीट दे दिया है, प्रोजेक्टेड पीएल दे दिया है, फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी हैज फोरकास्टेड टू रेज, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है, टर्म लोन 20 करोड़, रीपे ऑफ प्रीवियस टर्म लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 करोड़, इंक्रीज अनसिक्योर्ड लोन 10 करोड़, सेम दिया है, इट इज फोरकास्टेड दैट करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन अनचेंज रहेगा, while company is planning to buy fixed asset 30 crore and increase the inventory receivable 10 and 15, company is in the projection of paying dividend to 10 crore, assuming other asset would remain unchanged except cash। तो ये सेम दिख रहा है, 362 सेम क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ ये केस 2 का क्वेश्चन जो है, केस 3 में भी सेम ही है, 100 20 80 50, चेक कर, 100 20 80 और ये 50 अनसिक्योर्ड इधर है। तो देखो ये दो नंबर तो अलग अलग दे दिया था इसीलिए मैंने ये ले लिया पॉइंट, बट यहाँ पर सेम ही दिया है, तो फोरकास्ट किस चीज का बोला है, और चीज का, कैश कैश फ्लो नहीं है। ठीक है, तो इसको और बना के करेंगे, सेम ही सेम क्वेश्चन। अच्छा केस ऑफ, इसमें
इसमें बोला है वाई लिमिटेड रिसेंटली रिपोर्टेड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट रुपीज इन करोड़, सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ये सब दिया है। फिर बोल रहा है बस इतना ही दिया है। अच्छा, हम लोग को करना क्या है बताओ। इसके बाद थोड़ा सा और भी डेटा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को करना क्या है, स्टेटमेंट बना के देना है, प्रोजेक्टेड पीएल का स्टेटमेंट बना के देना। ठीक है, प्रोजेक्टेड पीएल का स्टेटमेंट हमें बना के देना। अच्छा, इसके बाद जो डेटा है वो हम यहाँ पर एक बार लिख रहे हैं, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, हम यहाँ पर शो करते जाएंगे, ये दिखेगा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ये रहेगा। तो यहाँ पर 96 है, फिर उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड हो जाएगा 32, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग 64। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें है दिस ईयर कंपनी इज फोरकास्टिंग 25% increase in sale, increase in sales, and it expect that this year that its year end operating cost will be around 70% ऑफ सेल्स, ये कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, और फिर बोल रहा है it is expected that tax rate, interest and dividend payout ratio will be constant। ठीक है, तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा हम लिख देते हैं, कांस्टेंट रहेगा, फिर हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, तो कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, बोल रहा है कि टैक्स रेट जैसा था वैसा रहेगा, मतलब 40% रहेगा, इंटरेस्ट जैसा था वैसा रहेगा, डिविडेंड जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोजेक्टेड नेट इनकम एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। हम लोग को क्या बना के देना है, प्रोजेक्टेड नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब पीएल बना के देना है। ठीक है, प्रोजेक्टेड पीएल बना के देना है, और ग्रोथ रेट इन डिविडेंड वो बताना है। बस इतना सा छूट गया है, तो ये हम ऐड कर देंगे, यहाँ से अभी देख के हो जाएगा, हम पेज चेंज करेंगे बट ये लिखा हुआ हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर केस 3 क्वेश्चन सेम है, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग अभी केस 4 नंबर करेंगे। तो इसमें हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट showing projected पीएल। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो कॉलम बना लेते हैं, रुपीज इन करोड़ में। ठीक है, रुपीज इन करोड़। प्रोजेक्टेड पीएल बोला है तो सबसे पहले सेल्स ही लिखेंगे। तो सेल्स क्या बोला है इन्होंने, देखो इनका प्रोजेक्शन है कि इनका सेल्स जो है 25% इंक्रीज होगा, तो 700 पे 25% इंक्रीज करना है, तो सेल हो जाएगा 700 प्लस 700 इंटू 25%। तो ये कितना होगा, 875 करोड़। अच्छा, इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए, क्या क्या कॉस्ट अवेलेबल है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 500। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या चेंजेस बोला था, इंक्रीज इन सेल्स एंड इट्स एक्सपेक्ट दैट इट्स ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 70% ऑफ सेल। ठीक है, तो जो भी सेल है उसका 70%, तो लेस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट 875 का 70%, 612.5। ठीक है, लेस करने से आ जाएगा ईबीआई 262.5। और इसमें देखो एक आसान चीज ये है कि हमारा जो हिस्टोरिकल फॉर्मेट है उसी पे हम लोग चल सकते, फिर ईबीआईटी निकालना है तो ईबीआईटी निकालो। ठीक है, ज्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है, ईबीआईटी आता है। इसके बाद क्या लेस किया है देखो,
इंटरेस्ट, तो अभी भी हम लोग क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट बोल रहे हैं सेम रहेगा, ठीक है, तो लेस कर देते हैं इंटरेस्ट। तो कितना रहेगा, तो देखो रेट तो हमें कुछ बोला नहीं है, तो अमाउंट सेम कर देंगे कांस्टेंट, ठीक है, तो टैक्स रेट बोला है, वैसे इंटरेस्ट के बारे में रेट नहीं बोला है, सिर्फ इंटरेस्ट बोला है, ठीक है, तो 40 रुपीज। तो यहाँ पर हो जाएगा 40, क्योंकि रेट जब दिया ही नहीं है तो कैसे एप्लीकेबल कर लो। तो ये हो जाएगा 222.5, ठीक है, ये हो गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहाँ से लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स का रेट दिया हुआ है तो वो हम लोग रेट चेक करेंगे 40%, तो 40% एट द रेट ऑफ 40%, तो 222.5 पे 40%, 222.5 इस पे 40%, 89, 133.5, 133.5, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पैक्ट या अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर नेट इनकम। तो नेट इनकम निकालने बोला था ये, लेकिन निकल गया। और इसमें पहला क्वेश्चन बोला था कि नेट इनकम बताओ, और दूसरा बोला था कि डिविडेंड का जो बता दे, दूसरा क्वेश्चन बोला था एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड बोला था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डिविडेंड कितना दिया गया है, डिविडेंड यहाँ पर दिया है 32, ठीक है, 32 दिया है। तो डिविडेंड का जो पहले का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 32 दिया गया है कितने इनकम पे, 96 पे, तो 96 पे 32 दिया गया है, तो इससे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि पहले डिविडेंड का रेट कितना था, जिसको बोला जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये तो देखो नाम है, वैसे निकालना तो होता है परसेंटेज ही, इसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ पे आउट रेशियो भी बोलते हैं कि कितना पे आउट हो रहा है। तो एग्जिस्टिंग ईयर में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था, तो डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, प्रॉफिट के ऊपर, तो 32 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100, 32 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 33.33%। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना हो रहा है वो हमें बताना है, तो वो निकाल लेते हैं। डिविडेंड, हमें ग्रोथ रेट बताना है, ठीक है, तो पहले हम लोग कितना डिविडेंड दे रहे थे, 33.33%, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग उसी उसी हिसाब से जाते हैं, तो हम लोग का डिविडेंड कितना होता है, क्योंकि डिविडेंड के लिए भी क्या बोला है देखो, बोला है डिविडेंड भी कांस्टेंट रहेगा, तो अभी भी हम लोग डिविडेंड कितना देंगे, 33.33% बेसिस पे देंगे, किस पे डिविडेंड दिया जाता है, नेट इनकम पे, नेट इनकम कितना है 133.5, ठीक है, तो 133.5 इंटू 33.3333, जब तक कैलकुलेटर लेगा, क्योंकि सेम डेटा रहने से ऐसे करना पड़ता है, इससे मैंने बहुत बार बोला है, 44.50, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अगर तुम लोग सिर्फ 33.33 करोगे तो आंसर ऐसा नहीं आगे कुछ और ही आएगा, ठीक है, वो भी ठीक है कर सकते, बट ये रूल्स है कि जब मेरा सिमिलर डेटा चलता जा रहा है तो उस केस में मुझे इस तरीके से करना चाहिए। तो डिविडेंड अभी मिलेगा 44.5, पहले मिलता था 32, तो ग्रोथ रेट कितना हुआ, तो यहाँ पर 44.50 हो गया, पहले मिलता था 32, तो आउट ऑफ 32 इतना हो, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये बताना है, तो 44.5 माइनस 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30, 39.06, 39.06%, ये हो गया हम लोग का ग्रोथ रेट कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये वाला ऐड करूंगा। अब ये फिफ्थ नंबर में नेट इनकम, तो इसमें भी नेट इनकम का फोरकास्ट करने होगा, ठीक है। अच्छा, देखो क्या बोला है,
बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट रुपीज इन करोड़, सेल्स 3000, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2450, ईबीआईटीडीए इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ठीक है, मतलब ये जो अर्निंग है ये इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले का है, और डेप्रिसिएशन के साथ एमोटाइजेशन भी लिख दिया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे जब चार्ज होता है उसका यूज करने का जो डिटोरिएशन होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जो जब हम लोग का इंटेंजिबल एसेट पे चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट का टेंजिबल के केस में नाम यूज होता है डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल के केस में यूज होता है एमोटाइजेशन। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज दिया है, फिर डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो क्या बचेगा, ईबीआईटी। ठीक है, इसीलिए ए हट गया, बिकॉज डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक ही चीज को बताता है, बट एमोटाइजेशन लैंग्वेज यूज होता है इंटेंजिबल एसेट फिक्स्ड एसेट के लिए, डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हट गया, बच रहा है ईबीआईटी, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हट जाने से बचेगा ईबीटी। फिर बच रहा है ईबीटी, ईबीटी के बाद टैक्स चला जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट या ईएटी। लुकिंग अहेड टू द फॉलोइंग ईयर द कंपनी मैनेजमेंट हैज असेंबल्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने असेंबल किया है, बोल रहा है कि ईयर एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन द लास्ट ईयर, ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इक्वल 80% ऑफ ईयर एंड सेल्स, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द सेम रेट as sales, interest costs are expected to remain unchanged, interest costs are expected to remain unchanged, दो बार लिख दिया है, एक ही बार एप्लीकेबल करनी है। ठीक है, फिर बोल रहा है टैक्स रेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट 40%। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द फोरकास्ट फॉर ईयर एंड नेट इनकम। ठीक है, तो बस ये जो जो भी दिया है जैसा एप्लीकेबल करने बोला है वैसा करना है, और तुम लोग को निकाल के दिखाना है नेट इनकम। कैसे दिखाओगे, अभी तो एक क्वेश्चन करके दिखाया, वैसे ही दिखाना है। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सेल्स, लिखो। पहले लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्टेड पीएल इन करो। सेल्स 3000, सेल्स 10% हायर देन द लास्ट ईयर, तो 3000 प्लस 3000 इंटू 10%, तो 3000 का 10% 300 होता है, तो 3300। अच्छा, फिर सेल्स के बाद क्या है, सेल्स के बाद है ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है 2450, और यहाँ पर चेंजेस क्या बोला है, 80% ऑफ ईयर एंड सेल होगा, तो फिर 3300 का 80%, 2640, तो ये लेस कर देना 660, इसको हम लोग बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। देखो जैसा जैसा यहाँ फॉर्मेट रहेगा ना वैसे ही लिखते हैं, फिर उसके बाद लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। टू फिफ्टी
डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द सेम रेट एज सेल्स। सेल्स कितना इंक्रीज हुआ? 10%। तो डेप्रिसिएशन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा 10%। तो 250, मतलब 250 नहीं, हाँ, तो इसका इस पे इंक्रीमेंट होगा ना। तो हमारे पास ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है 250। जैसे ये 3000 10% से इंक्रीज हुआ था, तो ये 250 भी 10% से इंक्रीज हुआ। 250 प्लस 250 इंटू 10%, ठीक है। तो ये हो गया 25। 25 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 275। लेस करने से आ जाएगा EBIT, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन दोनों लैंग्वेज हट जाएगा। 385, 385। EBIT आ गया। EBIT के बाद इंटरेस्ट लेस करना है। इंटरेस्ट का देखते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट आर रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो इंटरेस्ट जैसा वैसा, मतलब 125 लेस कर, लेस इंटरेस्ट 125, 260। तो ये क्या आ गया? इंटरेस्ट हटने के बाद EBT आ गया, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बचा टैक्स। टैक्स रेट जो है 40% रहेगा। तो लेस कर देते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 104 माइनस 260, 100। 56 तो ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर नेट इनकम। एक ही बात है, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी एक लिखने से होगा। जस्ट मैंने बता दिया कि तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, और ये वाला, बस ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या बोला है। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिपोर्टेड द फॉलोइंग 2022 इनकम स्टेटमेंट रुपीज इन करोड़। सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। बोल रहा है दिस ईयर कंपनी इज forecasting 20% increase in sales, and it expects that its year-end operating cost will be around 60% of sales. It is expected that tax rate, interest and dividend payout ratio will be constant. ये क्वेश्चन वैसा वाला है जिसका मेरा वो पॉइंट जो है वो छूट गया था, ठीक है। You are required to compute the projected net income and expected growth rate in dividend। तो चलो calculate। सबसे पहले सेल्स लिख देते हैं। स्टेटमेंट showing projected profit and loss, particulars, amount, rupees in, तो उसमें करोड़ था, मैंने इसमें भी, हाँ ये भी करोड़ में। सबसे पहले आ जाएगा सेल्स। तो सेल्स का क्या चेंजेस बोला है? 20% इंक्रीज इन सेल्स। तो 1528 का 20%, तो 1528 प्लस 1528 इंटू 20%। 1833.6। 0.6 फिर लेस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें क्या चेंजेस होगा?
60% of sale management. 1833.6 into 60%. 1100.16 1100.6 minus 733.44 ये आ जाएगा EBIT। क्या लिखना है वही लिखना है। EBIT। तो इसके बाद लेस होना चाहिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट शायद फिक्स्ड बोला था, सेम क्वेश्चन बस डेट। हाँ, टैक्स रेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 90। सिक्स 38.44 638 ये नंबर आ जाएगा EBIT। फिर टैक्स कांस्टेंट है तो 40% लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 255.376 plus 638.4 383.062, तो ये हो जाएगा EBT, सॉरी EAT, टैक्स तो होगा ना 80, नेट इनकम, ये वाला नेट इनकम तो हम लोग को बोला था कि नेट इनकम का प्रोजेक्शन कब दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड 25%। अच्छा, इस क्वेश्चन में दे दिया है डिविडेंड का परसेंटेज, जैसे उसमें दिया हुआ नहीं था डिविडेंड एट द रेट ऑफ 25%, तो ये वैल्यू पे 25%, 95.766 ये हो गया डिविडेंड। और हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, देखो जैसा वैसा था सेम ही था तो मैंने कर दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड नेट इनकम आ गया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, तो कितना ग्रोथ रेट हुआ, पहले डिविडेंड कितना देते थे हम लोग, पहले देते थे 75, अभी कितना दे रहे हैं 95, तो 75 माइनस 95.766 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1, 227.68 7.6, ये वाला 383.06 है। 06 को मैंने 3 डिजिट लिया, वैसे देखो 2 डिजिट ही ठीक रहता है, क्योंकि जब भी पैसे का बात आता है तो 2 डिजिट ही लेना पड़ता है, ठीक है, तो लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो आंसर है तो हम बोल रहे हैं कि ये 376 के जगह 37 कर इतना है, ये हो गया 27.69%। बस इस तरीके का जो है पॉइंट इस पे होता है इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये देखो कंप्लीट हो गया इसमें, और हम लोग का कुछ बाकी नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, बस ये PDF हम शेयर कर देंगे। बस ये जो है इलास्ट, ये केस 3 को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज सेम क्वेश्चन है, मैंने देखा नहीं है, ले लिया है। और कौन सा वाला क्वेश्चन आधा अधूरा था उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो हम एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। आई थिंक केस 4, हाँ केस 4, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये करने से हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो कंप्लीट हो गया है, नया भी कुछ नहीं करेंगे आज हम लोग, इतना ही कर, बाकी नेक्स्ट क्लास में।